नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। हाजिर हैं कैसे रखें आप अपनी सेहत का ख्याल, यानी कि डॉक्टर के शो को लेकर हर रोज की तरह। और आज के हम अपने शो में बात करेंगे बुखार को लेकर, क्योंकि इन दिनों एक अजीब सी बीमारी का प्रकोप छाया हुआ है। इस बीमारी की शुरुआत देश और दुनिया की जानकारी हर पल, कब क्या हुआ सूबे में, सूचना हर दम, गांव-गांव, शहर-शहर की हर हलचल, तीज त्योहार, संस्कृति के हर रंग। आर्या न्यूज, खबर पक्की। संस्कृति, सभ्यता और सियासत, देश की हर धड़कन पर हमारी नजर। आर्या न्यूज, खबर पक्की। नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। स्वागत है आप सभी का हमारे हर रोज की तरह डॉक्टर के शो में। और डॉक्टर के आज हम इस शो में बात करेंगे मिनी स्ट्रोक को लेकर। जी हां, मिनी स्ट्रोक मस्तिष्क के हिस्से में रक्त आपूर्ति में अस्थायी व्यवधान के कारण होता है। रक्त आपूर्ति में व्यवधान के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक स्ट्रोक या मस्तिष्क का दौरा मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में अचानक कमी या सिर के अंदर खून बहने के कारण होता है। प्रत्येक मस्तिष्क कोशिकाओं को काम करना बंद कर सकता है या मर सकता है। एक स्ट्रोक या मस्तिष्क का दौरा मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में अचानक कमी या सिर के अंदर खून बहने के कारण होता है। प्रत्येक मस्तिष्क कोशिकाओं को काम करना बंद कर सकता है या मर सकता है। जब मस्तिष्क में तंत्रिकाएं कोशिकाएं मर जाती हैं तो शरीर के उन अंगों का कार्य जो वे नियंत्रित करते हैं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। आपको बता दें, प्रभावित मस्तिष्क के हिस्से के आधार पर लोग भाषण, भावना, मांसपेशियां की ताकत, दृष्टि या स्मृति खो सकते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, अन्य गंभीर रूप से अक्षम या मर जाते हैं। यदि आप स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानते हैं और तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करते हैं तो आप अपनी मृत्यु या विकलांगता की संभावना को कम कर सकते हैं। त्वरित चिकित्सा ध्यान और उपचार से लोगों की जान बचाई जा सकती है। यह अधिक गंभीर, लंबे समय तक चलने वाली समस्याओं को भी रोक सकता है। जो लोग स्ट्रोक से पीड़ित हैं उन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल करनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे स्ट्रोक की शुरुआत के 60 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचे। समय पर चिकित्सा होना जरूरी है। इसके साथ ही उच्च रक्तचाप की निगरानी और उसे कम करना, तंबाकू का सेवन सीमित करना, कोलेस्ट्रॉल के स्तर का प्रबंधन, स्वस्थ वजन बनाए रखना, मधुमेह को नियंत्रित करना, इन जोखिम कारकों को संबोधित करने में सहायता के लिए अपने चिकित्सकों से मिलें। यानी कि कैसे हमें मिनी स्ट्रोक से बचना है और क्या क्या इसके उपाय हैं, किस तरह से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, कितनी इसकी स्टेज होती है, कितना ये घातक होता है। आज उसी का सुझाव देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी लाइव हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से इन जो मिनी स्ट्रोक है, जो बीमारी है, कैसे उसे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो मिनी स्ट्रोक है कैसे ये पैदा होता है, कैसे अपनी जगह बनाता है, क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। जी, जो मिनी स्ट्रोक होता है ये हार्ट अटैक के बराबर ही होता है। जैसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, इसको ऐसे ही ब्रेन अटैक बोलते हैं जी। तो हार्ट अटैक के जो कारण होते हैं वही ये ब्रेन अटैक या मिनी स्ट्रोक के कारण होते हैं। और उसमें जो सबसे ज्यादा कारण होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो अंदर की नसें हैं हमारी वो लीक कर जाती हैं और लीक करने पे ब्रेन की नसें धक्का बना के वहां पर एक क्लॉट बन जाता है, उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ये जो ब्रेन हेमरेज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये अगर होता है और अगर हम राइट हैंडेड हैं तो अगर ये लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट साइड मेरा डोमिनेंट साइड है तो वो फिर अपोजिट साइड को बिल्कुल पैरालाइज कर देता है जी। और इसमें अगर ये ऐसी जगह पे है
कि ऑपरेट करके उस थक्के को बाहर निकाला जाता है, जी। तो एक ही इलाज है कि इसको ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाए। अगर बहुत कम मात्रा में ब्लड रिश्ता है तो उसको दवाइयों से भी घोल दिया जाता है। लेकिन इसमें जो मेन सावधानी है वो ये है कि हमें अपने ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देना है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम रखना है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको ज्यादा रखना है। फ्राइड चीजें हमें नहीं खानी है, और जो इस तरह की चीजें हैं जैसे समोसा है, पकोड़े हैं, पराठा है, इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं खाई, ये ट्रांसफैट्स होते हैं इनमें। और अपनी एक्सरसाइज करें, योगा करें, स्ट्रेस से दूर रहने के जितने भी साधन हैं उनको इस्तेमाल करें। सेम जो एक होता है कि खून का प्रवाह रुक जाता है, जी। जो खून का रास्ता जब ब्लॉक होता है, नली जब ब्लॉक होती है, तो उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। इस्केमिक मतलब उस जगह पे खून नहीं पहुंचेगा तो वो जगह काम करना बंद कर देगी। जी। तो ये जो इस्केमिक स्ट्रोक है ये भी उसी के बराबर ये घातक होता है। और इसमें अगर हम 12 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल में पहुंच के उस रास्ते को नहीं खुलवाते हैं जो इंजेक्शन के द्वारा या एक छोटी सर्जरी के द्वारा खुलता है, तो वो हिस्सा ब्रेन का डैमेज हो जाता है। और जब वो डैमेज हो जाएगा हिस्सा ब्रेन का, तो जिस ऑर्गन को वो सप्लाई कर रहा है, हाथ को जैसे या पैर को जैसे सप्लाई कर रहा है, जी। जिस जिस जगह सप्लाई कर रहा है वो सप्लाई उनकी कट ऑफ हो जाएगी और वो चीजें काम करना बंद कर देंगी। तो ये दो तरह का हुआ, एक लीक होना और एक खून की सप्लाई कम होना। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है, इस मिनी स्ट्रोक की कितनी स्टेज होती है? क्योंकि जिस तरह से अन्य जो डॉक्टर हैं और आपने भी बताया, तो मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से बताएं, जो लोग इसकी चपेट में हैं वो भी इसे देख रहे हैं, कितनी इसकी स्टेज होती है और कौन सी इसकी स्टेज सबसे ज्यादा घातक होती है? वो देखिए, इसको जो 3 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है। जी। जो स्टेज 1 होता है उसको हम TIA बोलते हैं। जी। जो TIA होता है वो होता है ट्रांजिनिक इस्केमिक अटैक। मतलब हमें हल्का सा आंखों के सामने अंधेरा आएगा, थोड़ी सी वीकनेस होगी, ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ, और फिर हम इमीडिएटली ठीक हो जाएंगे। उसको हम बोलते हैं TIA। तो ये जो स्टेज है ये हमारी एक वार्निंग स्टेज है कि हमारा शरीर हमें वार्निंग दे रहा है कि जल्दी से अपना चेकअप कराइए, ये देखिए कि आपके शरीर में थक्के बन रहे हैं या आपका हाई बीपी है या कोई ऐसी कोई दिक्कत है, शुगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो एक वार्निंग साइन की तरह काम कर रहा है। जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है कि जब हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से हमें अपने जो एरिया वो सप्लाई करती है नस, वहां पर हेमरेज होता है। लेकिन जो वो हेमरेज होता है वो किसी खून की नस के गुच्छे के कारण होता है, हम जिसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। जी। वो एन्यूरिज्म जो होता है वो बचपन से होता है, वो धीमे धीमे बढ़ता रहता है और वो किसी भी एज में हो सकता है। वो छोटे बच्चे को हो सकता है, वो जो मिडिल एज वाले हैं उनको हो सकता है, जो ज्यादा बड़े एज वाले हैं उनको हो सकता है। तो वो एन्यूरिज्म जब रप्चर होता है तो जो ब्रेन हेमरेज वाले जो सिम्टम्स हैं वो सब रहते हैं। अगर वो हमें लेफ्ट साइड होता है तो राइट साइड पैरालिसिस हो जाती है, और अगर राइट साइड होता है तो लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो जाता है। तो तीसरी स्टेज है, उसमें ये कंप्लीट इस्कीमिया वाला आता है या कंप्लीट हेमरेज वाला आता है। हाई बीपी की वजह से एक तरफ हेमरेज हो जाता है और उसमें कोई एन्यूरिज्म या कोई ट्यूमर वगैरह नहीं होता है, वो ऐसे ही नस फट जाती है, और वो नस फटने की वजह से उस हिस्से में खून का रिसाव हो जाता है।
तो वो जो रिसाव होता है ज्यादा बीपी की वजह से, उनमें बीपी को कंट्रोल करके ऑपरेशन करके उसको फिर थक्के को निकाला जाता है, और वो जो नस है उसको फिर इस तरीके से ठीक किया जाता है कि वो आगे की सप्लाई भी देती रहे, खून भी देती रहे ब्रेन को, और वो कोई थक्का ना बनने दे। या इस्कीमिया होता है जो मैंने बताया कि वो खून की नस ब्लॉक होने के बाद आगे की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये तीन कैटेगरीज में हमारे जो स्ट्रोक हैं ये इनको बांटा गया है। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने बताया, ये तीन कैटेगरीज में जो इसकी तीन स्टेज हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो घातक है वो तीसरी स्टेज होती है। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, दर्शकों का ये सवाल है, जिन लोगों को डायबिटीज होता है या फिर और भी कोई घातक बीमारी पहले से है, लगातार उनका उपचार चल रहा है, तो क्या उन्हें ये मिनी स्ट्रोक की बीमारी होने का खतरा क्या ज्यादा बना रहता है? जी, जो डायबिटिक होते हैं जी, एक तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा होता है जी, और वो जो छोटे छोटे धक्के हैं उनको बनाता रहता है, या जो डायबिटिक होते हैं एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनकी जो खून की नसें हैं वो उस तरीके से काम नहीं करती हैं जैसे नॉर्मल आदमी की करती हैं। तो उसमें ये दोनों स्ट्रोक होने का डर ज्यादा रहता है। या जो बीपी हाई बीपी वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें जो अंदर की वो फटती है नस, उसको फटने का डर ज्यादा रहता है। तो हमें अगर डायबिटीज है उसको चेकअप करके हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसको डाइट से भी कंट्रोल करेंगे, उसको दवाई से भी कंट्रोल करेंगे। जो हाई बीपी होता है वो उसको भी हम इमीडिएटली मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, और अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है तो कई बार हमें इंजेक्शन भी देना पड़ता है। इसमें एक मिलता है कई बार कि जब हाई बीपी होता है तो हमारी नाक से खून रिसने लगता है, उसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। जी, एपिस्टेक्सिस जब होती है तो उससे हमें ये अंदाजा लगता है कि ये कहीं हाई बीपी हुआ है, और इसको नाक का सेफ्टी वाल्व बोलते हैं, नाक को अपनी बॉडी का सेफ्टी वाल्व, कि वहां से अगर खून रिसता है तो हमें इमीडिएटली सारी चीजों को कंट्रोल करना है, अदरवाइज हमारे ब्रेन में रिस जाएगा तो वो हेमरेज की तरह हमें प्रेजेंट करेगा। डॉक्टर साहब मिनी स्ट्रोक का जो खतरा है वो जो तीनों जैसे चाहे बच्चे हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों में ज्यादा बना रहता है, या किन लोगों को सबसे ज्यादा इसका डर है? कौन से लोगों पे सबसे ज्यादा इसका खतरा है? क्योंकि बच्चों को भी ये देखा है, एक दशक ऐसे भी उनका कहने का ये मतलब है, उन्होंने बताया भी कि उनके 12 साल का बच्चा है, रूरल एरिया में से फालिश भी कहते हैं डॉक्टर साहब, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो उनका कहना था कि उनके बच्चे को फीवर आया और अचानक से उस बच्चे का जब चेकअप वगैरह कराया और उसे बाहर जब डॉक्टरों के पास लेके गए, बाहर उसके सारे टेस्ट हुए, तो उसे मिनी स्ट्रोक बताया गया और सिर्फ उसे फीवर आया था। तो क्या ऐसे में भी इसका खतरा बन जाता है? हाँ, देखिए, जो हाई ग्रेड फीवर होता है बच्चे में जी, उसकी वजह से भी मिनी स्ट्रोक होते हैं। ये इसका कारण ये होता है कि उस हाई ग्रेड फीवर की वजह से जो अंदर की खून की नसें हैं उन पे सूजन आ जाती है, और जो सूजन आती है उसको एंड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो जब वो सूजन आती है तो खून की सप्लाई उस एरिया में कम हो जाती है, जितना खून जाना चाहिए, जितनी डिमांड है उतना खून नहीं पहुंचेगा, तो उसमें फीवर वाली बात भी रहती है। ये अधिकतर वायरल फीवर्स में होता है, और इसको हम एंसेफेलाइटिस भी बोलते हैं। एंडाइटिस की वजह से ये होता है, और इसमें खून की सप्लाई कम होने की वजह से ये मिनी स्ट्रोक बनता है। डॉक्टर साहब, जब किसी शख्स को या युवक को ये मिनी स्ट्रोक हो जाता है तो किस तरह की जो है उस बॉडी में एक्टिविटीज या उस युवक के अंदर एक्टिविटीज जो होती हैं किस तरह की हो जाती हैं, किस तरह से उसकी बॉडी काम करती है, क्या कुछ उसकी सोचने की जो क्षमता होती है, खाने पीने की जो क्षमता होती है, किस तरह से मर जाती है? मैं चाहूंगा एक बार विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं। वो
देखिए, वो हमारे जो एरियाज है उन पे डिपेंड करता है। ब्रेन में हमारे सारे एरिया हैं। एरिया मतलब जैसे बोलने का एरिया अलग है, उसको ब्रोकाज एरिया बोलते हैं। जो सांस का एरिया है वो अलग है, जो हार्ट को चलाता है वो अलग है, जो हाथों को चलाता है वो अलग है। तो सारी बॉडी का कंट्रोल हमारा ब्रेन से होता है और उसमें अलग अलग एरियाज हैं। तो उस एरिया में, जिस एरिया में भी ये स्ट्रोक आएगा, ये सपोज जो हमारा ब्रोकाज एरिया है, अगर उसमें आता है तो आदमी की आवाज बंद हो जाएगी। वो आवाज निकालने की कोशिश करेगा लेकिन निकलेगी नहीं। तो ऐसे उसको भी हम मिनी स्ट्रोक ही बोलते हैं। और सिर्फ उसकी आवाज से पैरालिसिस हो जाएगा और सब उसकी बॉडी ठीक से काम करेगी। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो हमारे बोलने के धागे हैं उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो आवाज नहीं निकलती है और जो बोलने के धागे हैं उनकी पैरालिसिस हो जाती है। सेम जो अलग अलग एरिया में स्ट्रोक होते हैं वो उसी एरिया को प्रेजेंट करता है। जो आधे ब्रेन में पूरा आधे ब्रेन को जो कवर करता है उसमें आधा शरीर इन्वॉल्व होता है। उसमें जैसे हाथ, पैर, हमारा जो ये पेशाब है, जो हमारी लैट्रिन है वो आने लगेगी बिस्तर पे ही, उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो उनको हमें उसके पेशाब के रास्ते में एक नली लगाना पड़ता है और फिर उनका जो स्टूल वगैरह है उसके लिए भी अरेंजमेंट टेम्परेरी करना पड़ता है। कुछ इस तरह के होते हैं जिनमें आधा हिस्सा पूरा ही वो काम करना बंद कर देता है, आधा हिस्सा काम कर सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होता है, मतलब आप मान के चलें कि 3/4 अगर स्ट्रोक होगा तो उसमें फिर जान का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि सांस रुकने का डर रहता है। तो सांस को कंट्रोल वाले एरिया हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो उसको हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे रखना पड़ता है, उसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं जी। जब हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे रखेंगे पेशेंट को तो उससे वो उसका रेस्पिरेशन आता रहेगा, ऑक्सीजन शरीर में जाती रहेगी, हार्ट उसका उसके काम करता रहेगा और ये ऑक्सीजन हम शरीर में दे रहे हैं, थोड़ी मोड़ी सूजन को भी कम करेगा ब्रेन की। पर ऐसे जो स्ट्रोक होते हैं जो मिनी स्ट्रोक से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, उस स्ट्रोक में कई बार ब्रेन डेथ हो जाती है और उसको कोमा वाली स्टेज हम बोलते हैं। तो जब कोमा वाली स्टेज आती है तो वो सांस की मशीन पे मरीज को हम महीनों तक रख सकते हैं। वो उसका हार्ट चलता रहेगा, उसके सारे ऑर्गन काम करते रहेंगे ब्रेन को छोड़ के, और वो सांस की मशीन पे रहेगा। ये लास्ट स्टेज होती है। ऐसे में हम लोगों को डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम उसके अटेंडेंट को ये बताना चाहते हैं कि अब इनमें जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मिनी स्ट्रोक को लेकर हमारे दर्शकों को या फिर जो इससे परेशान हैं उनको तमाम तरह की जो चीजें हैं वो उनके साथ साझा करना, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे क्या कुछ इसका उपाय है, फिजिकल इसकी जो एक्सरसाइज है वो क्या है, तमाम बातों का जिक्र करने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए तो डॉक्टर वीपी त्यागी इसी को लेकर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ आज के इस डॉक्टर शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ। देश और दुनिया की जानकारी हर पल, कब क्या हुआ सूबे में, सूचना हर दम, गांव-गांव, शहर-शहर की हर हलचल, तीज त्योहार, संस्कृति के हर रंग। आर्या न्यूज, खबर पक्की।